हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक हैं? जी सर। ओके, स्टार्ट करें। जी सर, बिल्कुल। श्योर सर। ओके। अच्छा, अभी जो लास्ट वीक भी हमने एक सेशन किया था सॉक एनालिस्ट की ट्रेनिंग के हवाले से, ठीक है। पर्पस हमारा ये है कि हम इंशाल्लाह मतलब अगले कुछ और कमिंग डेज में आइदर वीकली बेसिस पे और शायद वीक में एक दो बार भी इस तरह के सेशंस करते रहेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इस चीज़ की नॉलेज दूंगा कि एक सॉक एनालिस्ट जो है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जो बेसिक लेवल है, यानी L1 लेवल 1। वो जब अपनी शिफ्ट में आता है या अपनी जॉब पर आता है तो वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है। मेन पर्पस जो है वो सॉक का वो यही होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और थ्रेट्स को एलिमिनेट करना, ठीक है ना। ये थ्रेट्स किन से हो सकती हैं? साइबर क्रिमिनल से हो सकती हैं, अटैकर से हो सकती हैं, इंटरनल एम्प्लॉय से हो सकती हैं, ठीक है। तो एज अ सॉक आपका रोल या आपका फंक्शन यही है कि आपने उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करने के बाद या आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से उसको जो है आप डिफेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उस थ्रेट को आप अपने नेटवर्क से या अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे किस तरह से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब लास्ट सेशन की कुछ चीज़ें रिपीट करूंगा और फिर हम जो है ना आज की इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जस्ट टू मेक श्योर, सिक्योरिटी इंसिडेंट की मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा बस। सॉरी। अच्छा, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, सॉक बेसिकली सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है उनको मॉनिटर कर रहा होता है। अब उसमें कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, एंड पॉइंट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, फायरवॉल्स, राउटर्स, कोई भी आपका ऐसा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एप्लीकेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अगर उन डिवाइसेस में कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही हो, या कोई आपका ऐसा इंटेंट हो जिससे आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट है। और यूजुअली जो है एट द बैक किसी भी इस तरह की एक्टिविटी के वो कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई ह्यूमन, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई स्टेट या नेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? कंप्यूटिंग रिसोर्स की। तो कंप्यूटिंग रिसोर्स जो है आपका, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, फायरवॉल्स हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, इसके अलावा और सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, आपके वर्क स्टेशन हैं, आपके सर्वर्स हैं, आपके डेटाबेसेस हैं, आपकी एप्लीकेशन हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो एक सॉक एनालिस्ट जो होता है, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं डे टू डे, तो मेन पर्पस तो तीन चीज़ें ही होती हैं। सबसे पहले तो डिटेक्शन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट्स हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना। जब आपने उसको डिटेक्ट कर लिया या आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट। आपने उसको देखना है कि जो आपने डिटेक्शन आप हुई है या आपके पास एक अलर्ट आया है,
और तो उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिक वही रूल्स होते हैं जो किसी भी किस्म की अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें, कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ हुई है जो कि नॉर्मल नहीं है या जो कि डिफरेंट है, ठीक है। सेकेंडली फिर आपने ये देखना है कि हाउ इट हैपन, अब वो जो एक्शन हुआ है या वो जो एक्टिविटी हुई है वो किस तरह से हुई है, उसके पीछे क्या मतलब वजूहात थी, क्या वामिल थे, ठीक है। फिर डेफिनेटली कुछ केसेस में वो जो एक्टिविटी हुई है, वो जो एक्शन हुआ है, उसके पीछे शायद कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल भी हो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक अगर आप ये तीनों चीज़ें उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, उनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, और आपके किसी एक सिस्टम में जो है कोई एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया, कोई एक सर्वर रीस्टार्ट हो गया, कोई एक सर्वर क्रैश कर गया, तो अगर आप उसको जो है उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तो फिर ऐसी सूरत में जो है ना, और आपने सर्वर को दोबारा रीइमेज करके जो है अप कर दिया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपके पास अनसर्टेनिटी होगी और रिस्क होगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि हुआ क्या था। तो साइबर सिक्योरिटी में सॉक के इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ब्रीच हो जाए, कोई कंप्रोमाइज हो जाए, तो उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है वो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि उबर जो है उनका जो सिस्टम है वो ब्रीच हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है। मैंने उसकी डिटेल्स को तो नहीं देखा, लेकिन जो हाई लेवल में मुझे पता चला कि उसके अंदर इनिशियल जो अटैक वेक्टर था दैट वाज अ फिशिंग, ठीक है। आप में से किसी ने उसके बारे में कुछ पढ़ा? एनीवन? नो सर। के बारे में ओके। उबर का जो भी ब्रीच हुआ है, कंप्रोमाइज उनके सिस्टम्स का, उसके बारे में किसी ने स्टडी किया है या कुछ उसको देखा है? यस सर, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हुआ है। उसके अंदर क्या था कि एक वीपीएन या क्रेडेंशियल को यूज करते हुए वो अटैकर सिस्टम के अंदर इन हुआ है और इस तरीके से ब्रीच आकर हुआ है। ठीक। अच्छा, अब देखें, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो इंसिडेंट्स के जरिए आप क्या करते हैं, बेसिकली आप इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हैं कि व्हाट हैपन, हाउ इट हैपन, ठीक है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ये सारे क्वेश्चन जब कोई एक इंसिडेंट होता है, समटाइम्स आपको अर्ली पता चल जाता है, समटाइम्स आपको नहीं पता चलता, ब्रीच हो जाती है। क्योंकि अब 100% कोई भी ये गारंटी नहीं कर सकता कि जी आप हमेशा जो है वो मतलब हर चीज़ को या हर थ्रेट को आप डिटेक्ट कर लेंगे। मैनी टाइम्स ये होता है कि कई ऐसे एक्शंस, कई ऐसी एक्टिविटी जो है वो आपसे मिस हो जाएंगी, क्योंकि 100 के अंदर इन अ सिंगल डे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है ना वो मिलियंस ऑफ लॉग्स जो हैं वो आपके सिम सोल्यूशन के अंदर आ रही होती हैं, इंजेस्ट हो रही होती हैं। तो उन सबको जो है एनालाइज करना, मॉनिटर करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि कोई इंसिडेंट या कोई कंप्रोमाइज या कोई ब्रीच हो जाए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो ज़रूरी चीज़ ये है कि जब कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप हाउ क्विकली जो है उस इंसिडेंट को जो है ना उससे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। ओके क्लियर है। ओके। अब ये देखें, अभी मैंने बात की थी जैसे उबर के ही सिनेरियो की, ठीक है। तो सॉक के अंदर भी और साइबर सिक्योरिटी में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइफ साइकिल है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिस्पांस, ठीक है। कि जब कोई अगर इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने किस तरह से जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या फेजेस होंगे, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पांस के ना दो जो है वो बेसिकली मॉडल्स हैं, एक निस्ट का है और दूसरा जो है वो सैंस का है, ठीक है। मैं सेशन के बाद जो ग्रुप में शेयर कर दूंगा सैंस और निस्ट के दोनों मॉडल भी, तो आप उसको अगर फर्दर पढ़ना चाहें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है निस्ट को रेफर की है। तो निस्ट में जो है ना वो किसी भी इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए 4 फेजेस हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला फेज है प्रिपरेशन का, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब है कि आपकी जो बेसिक प्रिपरेशन है किसी भी इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए या हैंडल करने के लिए, वो बेसिक आपके पास रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपके सॉक टीम हो सकती है, उसके अलावा आपकी आईआरटी जिसको कहते हैं इंसिडेंट रिस्पांस टीम,
वो भी हो सकती है, ठीक है। तो वो बेसिक जो प्रिपरेटरी आपकी जो तैयारी है या प्रिपरेशन है, वेदर वो आपकी मतलब पूरी है या नहीं है, तो ये प्रिपरेशन का फेज है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे प्रिपरेशन पार्ट में आ जाते हैं। फिर सेकंड फेज के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने किसी भी थ्रेट को किसी भी अटैक को किस तरह से डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्शन के आपके पास क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। और डिटेक्शन के बाद फिर वेदर जो आपकी सॉक टीम है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकती है डिटेक्शन के साथ, और फिर डिटेक्शन हो जाती है या आप उसको देख लेते हैं किसी मलिशियस एक्टिविटी को, तो फिर उसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है कि ये जो एक अलार्म आया है या ये जो एक लॉग आप देख रहे हैं ये नॉर्मल इवेंट है या ये मलिशियस इवेंट है, ठीक है। तो जब आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने इसका एनालिसिस कर लिया, तो आप मूव करेंगे फिर थर्ड फेज में, जिसके अंदर 3 एक्टिविटीज हैं। कंटेनमेंट, यानी वो जो थ्रेट है उसको आपने कंटेन कैसे करना है, उसको आपने मिनिमाइज कैसे करना है उसके इम्पैक्ट को। अगर एक कंप्यूटर के ऊपर वायरस है तो आपने मेक श्योर करना है कि ये ना हो कि ये वायरस जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर स्प्रेड हो जाए। तो ऐसी सूरत में कंटेनमेंट के लिए आप मल्टीपल एक्शन ले सकते हैं। आप उस मशीन को नेटवर्क से आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप उसको जो है क्वारंटाइन कर दें, ठीक है। उसके लिए कुछ सर्टन एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो मशीन नेटवर्क से आइसोलेट हो जाएगी लेकिन मशीन अप रहेगी, मशीन शट डाउन नहीं होगी। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक मशीन के अंदर कोई इस वक्त आपने मलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की है, ठीक है ना, तो आपको वहां से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, रैम में, ठीक है। अगर आप सिस्टम को शट डाउन कर लेते हैं तो जो उस वक्त उस रैम के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके अंदर नेटवर्क कनेक्शंस हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई प्रोसेस जो है वो रनिंग में है, कंडीशन में है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब आप उसको कंटेनमेंट के फेज में लाते हैं या स्टेप पे आते हैं, तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कि सर्टेन किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको रिक्वायर्ड है टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है ना। तो कंटेनमेंट का फिर आप क्या करते हैं, आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ दिस इशू, ठीक है। वेदर हो सकता है कि जो अटैकर है उसने उस मशीन के अंदर जो है कोई रूट किट इंस्टॉल कर दी हो, कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी हो जो कि बज़ाहिर नज़र ना आ रही हो, ठीक है। उसने अपने आप को किसी प्रोसेस के अंदर अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर दिया हो, ठीक है ना। तो उसको आपने इन्वेस्टिगेट करके इरेडिकेट करना है, ठीक है। अटैकर का जो फुटप्रिंट है, अटैकर की जो एप्लीकेशन है या अटैकर ने और कोई भी चीज़ जो आपके सिस्टम के अंदर छोड़ी है, उसको आपने इरेडिकेट करना है टू मेक श्योर कि अटैकर दोबारा सिस्टम के अंदर ना आ सके। जब आप इरेडिकेशन का फेज कंप्लीट कर लेते हैं तो देन यू मूव ऑन टू रिकवरी। तो रिकवरी में क्या होता है कि अगर वो मशीन जो है आपने उसको रीबिल्ड करना है, री इंस्टॉल करना है, तो देन यू कैन सिंपली री इमेज द सर्वर, ठीक है। और उसके बाद फिर पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी का फेज होता है, जहां पर आप जो है उस पूरे जो ये प्रोसेस है उसको आप इवेलुएट करते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और वहां से फिर आप क्या करते हैं, जो आपको जो उससे डेटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसकी बेस के ऊपर आप अपनी जो इंसिडेंट रिस्पांस की डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो प्रोसीजर है, उसको इम्प्रूव करते हैं। सॉक टीम को आप बता सकते हैं कि जी देखें, ये जो है ना 2 नए किस्म के यूज केसेस आपने बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम ये जो इंसिडेंट हुआ है तो उसका सर्टेन यूज केस अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से डिटेक्शन नहीं हुई। तो इस तरह से फर्दर सिनेरियोज एंड सिचुएशन हो सकती हैं, जिसको आप पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी के अंदर एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आप सर्टेन एक्शंस लेते हैं ताकि वो जो इंसिडेंट है अगर वो दोबारा हो तो आप उसको टाइमली डिटेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं रुकूंगा एंड आई वुड लाइक दैट कि आप कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चंस के साथ ये मेक श्योर होता है कि जी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आया, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई या मिस है तो मैं उसको फिर आपको फर्दर उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क। सर इरेडिकेशन का थोड़ा सा दोबारा बताइए। अच्छा, देखिए इरेडिकेशन में क्या होता है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिशिंग की, ठीक है। एक अटैकर था, उसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के 10-20 लोगों की जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उनके ईमेल एड्रेसेस, ठीक है, और उसने एक फिशिंग ईमेल भेज दी
नॉर्मली क्या होता है, अभी एक FBR का जो इंसिडेंट हुआ था उसके अभी मेरे पास आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें अटैकर्स ने क्या किया था, उन्होंने आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ IT की वेबसाइट से जाके ना, वहाँ से कुछ पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स थे, उसको लेके उन्होंने एक फॉर्म बनाया, उसके ऊपर मिनिस्ट्री का लोगो यूज़ किया, फिर जो मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिसर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दी थी उसको उस लेटर के अंदर उन्होंने डाला, ठीक है, और उन्होंने वो ईमेल सेंड कर दी FBR के मुख्तलिफ लोगों को, ठीक है। तो अब फिशिंग में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक शख्स XYZ है वो ईमेल भेज रहा है, ठीक है ना, या मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मुझे एक ईमेल आ गया उसके CEO की तरफ से, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए कि जब भी कोई ईमेल आए तो हम वेरीफाई करें कि जो सेंडर है वो लेजिटिमेट है, वो रियल है जो कह रहा है, या वो कोई फेक है, या उसने अपना ईमेल एड्रेस को स्पूफ किया हुआ है। तो नॉर्मली जब आपके पास ईमेल आती है तो जो मेल का हेडर होता है ना, उसके अंदर आपको वो दिखा नहीं रहा होता पूरा ईमेल एड्रेस, सिर्फ नाम आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे सूरत में क्या होता है कि हो सकता है आप एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज ह्यूमन, आप जल्दी में हो, आपका उस तरफ फोकस ना गया हो, आपने सिर्फ ये देखा होगा अच्छा जी ये ईमेल सलमान की तरफ से आई है, तो आप क्या ठीक है ये तो लेजिटिमेट है, आपने उसका हेडर ओपन करके नहीं देखा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है आपके पास ईमेल गेटवे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इस तरह की जो स्पूफ्ड ईमेल्स होती है ना उनको डिटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, लेकिन स्टिल कई ईमेल्स जो हैं वो बाईपास हो जाती हैं, एंड यूजर तक चली जाती हैं। अब वो बाईपास हो गई, एंड यूजर तक चली गई, ठीक है ना, जायद ने देखा जी सलमान साहब ने ईमेल भेजी है, उसने जो है मतलब बगैर उसको फर्दर एनालाइज किए या अंडरस्टैंड किया, उसने उसमें कोई एक लिंक था या कोई एक अटैचमेंट थी उसको खोल लिया, PDF फाइल थी उसको ओपन कर लिया। अब PDF फाइल के अंदर जो एक स्क्रिप्ट एम्बेड किया हुआ है, वो स्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि बैकएंड पे रन करके किसी एक XYZ वेबसाइट से, ठीक है, CNC डाउनलोड कर रहा है, यानी कमांड एंड कंट्रोल। तो कमांड एंड कंट्रोल क्या होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं जिसकी वजह से अटैकर्स जो है ना फिर रिमोटली बैठ के आपकी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो CNC जो है वो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के उसने क्या किया, जो फाइल डाउनलोड हुई थी उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके अब विंडोज के जो है ना बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो रेगुलर रन हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। तो उसने क्या किया, SVC होस्ट जो है ना उसके अंदर अपने आप को या तो एम्बेड कर लिया या एक उसने डुप्लीकेट उस नाम की वो बना दिया प्रोसेस मिलता जुलता, और वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके वो फाइल डिलीट कर दी, ठीक है ना। अब जब हमें पता चला कि इस सिस्टम के ऊपर जो है ये मसला हुआ है, ठीक है, कि कोई फिशिंग की ईमेल आई थी, ये हमें पता चल गया। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे जी, अच्छा फिशिंग की ईमेल आई थी, हम यूजर से कहें यार अपना पासवर्ड चेंज कर लो, ठीक है, और वो जो फाइल थी वो डिलीट कर दो जो तुम्हें ईमेल आई थी, एंड दैट्स ऑल। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि वो जो ईमेल आई थी और वो जो फाइल डिलीट की थी, उस फाइल के एग्जीक्यूट होने पे जो एक्टिविटी हुई, जो एक्शन हुआ, वो तो आपको नजर नहीं आया क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस रन हुआ है, ठीक है, और उसने अपने आप को जो है ना वहाँ पे विंडोज के रनिंग प्रोसेसेस के अंदर हाइड कर ली है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखें आपने जो है मतलब रिकवरी के फेज में क्या किया, आपने वो जो मेल थी मलिशियस ईमेल वो डिलीट कर दी, आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, और आपने यूजर से कहा कि यू आर गुड टू गो, ठीक है, और यूजर अपना काम कर रहा है, लेकिन इरेडिकेशन आपने प्रॉपरली नहीं की। आपने वो जो थ्रेट आपकी मशीन के अंदर आके बैठ गई है, हाइड हो गई है, उसको आपने वहां से रिमूव नहीं किया। तो जब आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रेट स्टिल एक्टिव है। अब वो जो अटैकर है वो उस मशीन को यूज करके आपके नेटवर्क को स्निफ करता रहेगा, आपके नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक पास हो रहा है उसको देखता रहेगा, फिर वो क्या करेगा, वो ग्रेजुअली जो है ना अपने जो प्रिविलेजेस है उनको एस्केलेट करेगा, यानी कि अगर उसको एक नॉर्मल यूजर का अकाउंट मिला है तो वो कोशिश करेगा अगर उसको एडमिन का अकाउंट मिले, और फिर उसके बाद वो एक्सफिल्ट्रेशन मतलब करना शुरू कर देगा, डेटा लीक करेगा, या आपकी मशीन को इनक्रिप्ट कर देगा, रैंसमवेयर का अटैक कर देगा। तो अभी यूजर के ऊपर, उसके अटैकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। क्लियर है बात? अस्सलाम वालेकुम सर हम इसको जीरो डे अटैक कह सकते हैं? देखिए जीरो डे अटैक जो है इट्स समथिंग एल्स, ठीक है। जब हम अटैक टाइप्स की बात करते हैं ना तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जीरो डे अटैक वो होता है बेसिकली जिसका अभी जितने भी आपके पास जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हैं ना जैसे आपके पास ईमेल गेटवे लगा हुआ है, आपके पास एंटीवायरस लगा हुआ है, उसके अलावा आपके पास और कोई चीज लगी है, तो जीरो डे अटैक क्या होगा, एक ऐसा बग, देखें ये जितने भी मतलब थ्रेट्स होती हैं,
एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, ये बेसिकली बग्स हैं, ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वल्नरेबिलिटी है ये, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है कि मैंने एज अ माइक्रोसॉफ्ट जब अपनी लैब के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैंने उसको टेस्ट किया, मैंने उसको चलाया, तो मेरे पास वो फाइन चल रही थी, ठीक है। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट की एंड यूजर्स को, अब एंड यूजर्स के पास मल्टीपल किस्म की मशीन हैं, किसी के पास AMD है, किसी के पास इंटेल है, किसी के पास कोई और प्रोसेसर है, उसके अलावा फिर और आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है वो उस प्रोग्राम में या उस एप्लीकेशन में एक ऐसा बग हो जो कि किसी खास सिस्टम के ऊपर जाके आइडेंटिफाई हुआ कि अगर ये एक सर्टेन काइंड का एक्शन हो, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो अगर आप उस प्रोग्राम को रन करें तो आपको एडमिन प्रिविलेज मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरी जुबान में कहते हैं RCE, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जीरो डे में क्या होता है कि वो एक किस किस्म का बग है या इस किस्म की वल्नरेबिलिटी है जो अभी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की, और किसी एक अटैकर ने जो अपनी टेस्टिंग कर रहा था उसको वो बग सडनली डिस्कवर हो गया, और अब उसको पता है कि यार इस बग को मैं जो है ना यूज करके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको हम जीरो डे कहते हैं। ऐसी सूरत में भी क्या होता है, जब इस तरह की कोई चीज आइडेंटिफाई होती है तो जो आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स है उनके पास इमीडिएटली कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे उनको वो थ्रेट को ब्लॉक कर सकें। तो देन वी गो फॉर वर्क अराउंड्स कि जी अच्छा अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ये वर्क अराउंड्स हैं, आप अपने नेटवर्क के अंदर ये चीज़ें सिक्योर कर लें, इस तरह की जो है आप फायरवॉल के रूल्स क्रिएट कर लें, नेटवर्क्स के अंदर सेग्रीगेशन कर लें। तो इस तरह के आप एक्शंस करते हैं ताकि अगर कोई जीरो डे एग्जिस्ट करता भी है और बहुत सारे होते हैं तो एटलीस्ट आप जो है ना किसी हद तक उसको मिटिगेट कर सकें। अब इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि बफर ओवरफ्लो, ठीक है ना, ये एक अटैक है, अब तो कॉमन है और अब जो नई मशीन है उसके अंदर इतनी इजीली होता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई OSCP की किसी ने अगर लैब अटेम्प्ट की हो, अभी शायद उसमें भी चेंज हो गई है, लेकिन पास में क्या था कि उसके अंदर एक मशीन होती थी बफर ओवरफ्लो। उस मशीन में बेसिकली होता क्या था कि एक उसके अंदर एक एप्लीकेशन थी, और वो जो एप्लीकेशन है ना वो एक सर्टन यानी डेटा के बाद उस डेटा को एप्लीकेशन को समझ नहीं आता था मैनेज कैसे करना है। और वो जो है ना, इसको इस तरह से आप ले लें, मिसाल बफर और फ्लो को आपने एक पानी का ग्लास लिया है और आप उसमें पानी डाल रहे हैं, तो जब तक ग्लास की लिमिट तक पानी डाल रहा है तब तक तो ठीक है। जब पानी इससे ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी ग्लास से बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह बफर और फ्लो में क्या होता था कि जिसकी जो मेमोरी है उसको समझ नहीं आता था कि उससे कैसे मैनेज करना है, तो वहां से जो है ना एप्लीकेशन जो है वो उस बिल्कुल हो जाती है, उसका कंट्रोल लूज हो जाता था। तो अटैकर वहां से क्या करते थे कि सर्टन स्क्रिप्ट की मदद से या प्रोग्राम की मदद से कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हुए सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एक्सेस है ना उसको गेन कर लेते थे और मशीन की पूरी एक्सेस मिल जाती थी। तो जिस वक्त बफर ओवरफ्लो मतलब इनिशियली ये चीज हुई होगी तो उस वक्त हमने उसको जीरो डे कहा होगा, लेकिन डेफिनेटली बाद में जब जो वेंडर्स हैं उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया या उनको इसका पता चला तो फिर उन्होंने उसको फिक्स किया, ठीक है ना। तो फिशिंग का जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था वो जीरो डे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिशिंग के अंदर जो है ना जो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल लगा है, सिक्योरिटी कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशन है। वो क्या करेगा, अगर आपने कोई फाइल अटैच करके भेजी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है या आप कह सकते हैं XYZ टाइप की फाइल है, तो उनको ब्लॉक करें। अगर वो एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है आप कहते हैं उसको ना ब्लॉक करें, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर मैं ईमेल के साथ वर्ड का डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ तो मेरा सिक्योरिटी कंट्रोल उसको ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको कहा कि इसको जाने दो। अब वो जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने कोई अगर कोड इंजेक्ट किया हुआ है या एम्बेड किया हुआ है तो वो जब मैं उसको अपनी लोकल मशीन पे खोलूंगा तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं जो अटैकर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एंटीवायरसेस की और टूल्स की अपनी लैब्स के अंदर, उनका बिहेवियर देखने के लिए कि अच्छा मैं क्या कोड भेजूंगा जो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा अब ये देखें, तो यहाँ पे जो है ना इसको मैंने जो हमने ऊपर इसका लाइफ साइकिल पढ़ी थी इंसिडेंट रिस्पांस की, उसको फर्दर जो है ना हमने ब्रेकअप किया हुआ है कि अगर एक सिक्योरिटी इंसिडेंट होगा तो उसकी हैंडलिंग के जो फेजेस हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किए थे, प्रिपरेशन है, डिटेक्शन एंड एनालिसिस है, कंटेनमेंट, रेडिकेशन एंड रिकवरी है, और पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी है। तो आप देखें प्रिपरेशन के अंदर क्या है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो उसके सब जो मतलब एक्शन है वो क्या है या स्टेप्स क्या है कि जो इंसिडेंट हैंडलर है अच्छा अब इसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि
एज अ L1 आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जिस तरह से आप ग्रेजुअली अपने करियर में आप एक्सेल करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, L1 से L2 की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसा ऐसा ऐड होती हैं आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर। लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल है और उसके जो फेजेस है उसको समझना अच्छा होता है, क्योंकि जब आप जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ SOC एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे, तो अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है तो इट विल हेल्प यू अलॉट इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में भी और उनको एस्केलेट करने में भी फ्रॉम L1 टू L2 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हैंडलर कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटीज है ना, तो अगर आप ये अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक इंसिडेंट होने के बाद देखेंगे कि अच्छा इसको कम्युनिकेट कैसे करना है। आपने तो ये चीजें पहले से डिसाइड करके रखनी है कि अगर एक ब्रूट फोर्स हो रहा है तो हमने जो रिस्पॉन्सिबल टीम्स हैं उनको कैसे इन्फॉर्म करना है और क्या इन्फॉर्म करना है। अगर एक रैंसमवेयर का अटैक है तो ऐसी सूरत में हमने किस तरह से उनको कम्युनिकेट करना है और उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हम जो है उस डैमेज को जल्द से जल्द मिनिमाइज कर सकें। फिर सेकेंडली क्या होता है कि जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो उनकी एक प्रॉपर टीम होती है, इसको हम IRT कहते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम कहते हैं। तो वो जो IRT टीम है वो भी जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों के अंदर डिवाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि SOC टीम अकेले ही सारे काम कर ले, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, SOC का काम होता है मॉनिटर करना और उनको इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना और उसकी बेस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देना IT की टीम को या IT सिक्योरिटी की टीम को, ठीक है। फिर IT की जो टीम है या IT सिक्योरिटी की जो टीम है ना, वो फर्दर एक्शंस देते हैं, जैसे उसमें अगर कंटेनमेंट करनी है या इरेडिकेशन करनी है या रिकवरी वाला पार्ट है तो वो IT की टीम करती है। SOC अब जैसे एज अ SOC एनालिस्ट जो है, मेरे पास सर्वर की एक्सेस तो लिमिटेड होगी या नहीं होगी, और दूसरा ये है कि मेरे पास ये स्किल भी नहीं होगी कि अगर एक सर्वर जो है वो क्रैश कर गया तो उसको रीइमेज कैसे करना है, वो स्किल तो IT के पास है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास ऐसा SOC क्या स्किल है, मैं उनको ये बताऊंगा कि देखें ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इस इंसिडेंट में ये XYZ एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है या आपने उनको जो है वो इरेडिकेट करना है, ठीक है। और फिर जो है IRT के अंदर इंसिडेंट्स रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं IT से, वो लोग फिर फर्दर डीप इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, उसको भी हम टच करेंगे आगे चल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद। तो सेकेंडली क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि आपके पास जो इंसिडेंट को एनालाइज करने के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से यहाँ क्या मुराद है, जब कोई अगर इंसिडेंट होता है, मैंने आपको बताया ना कि SOC के अंदर अगर आप सिर्फ वॉल्यूम देखें लॉग्स का, तो इन सिंगल डे मिलियंस ऑफ लॉग्स होती हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक भी लॉग्स होती हैं, डिपेंडिंग के ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। तो अब अगर इतनी लॉग्स होंगी तो आप उसको कभी भी जो है वो मैनुअली तो नहीं आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते, तो आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि सिम सोल्यूशन है, ठीक है ना। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में QRadar के ऊपर हैंड्स ऑन भी करेंगे, ठीक है। तो QRadar क्या है, इट्स अ सिम सोल्यूशन IBM की तरफ से। अच्छा, तो अब आपको सिम सोल्यूशन चाहिए तो आपको उसका सॉफ्टवेयर भी चाहिए और उसके लिए आपको जो है ना वो स्पेसिफिक हार्डवेयर भी चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वहां पे कितनी लॉग्स आ रही हैं, उसका कितना वॉल्यूम है, तो आपको जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कितनी चाहिए। हो सकता है आप एक सर्वर के साथ मैनेज कर लें, हो सकता है आपको 5 सर्वर्स चाहिए हो, स्टोरेज डिपेंड करता है, आपका 1 टेराबाइट हो सकता है आपको जो है 50 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए हो, तो ये डिपेंड करता है आपके लॉग वॉल्यूम के ऊपर। तो आया आपकी वो जो इंसिडेंट को एनालाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रेडी है। फिर इंसिडेंट एनालिसिस की रिसोर्सेज, यानी आपका SOC टीम अवेलेबल है, वो क्वालिफाइड हैं, वो कैपेबल हैं, उनको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। और फिर मिटिगेशन के सॉफ्टवेयर, अब मिटिगेशन के लिए आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपके पास एंटीवायरसेस हैं, आपके पास फायरवॉल्स हैं, उसके अलावा फिर आपके पास EDR सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर वहां से आप मूव करते हैं इंसिडेंट की प्रिवेंशन की तरफ, ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट जो है जिसके अंदर डिटेक्शन और एनालिसिस है। अब इसके अंदर आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, तो आपको अटैक वेक्टर्स पता होने चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक्स कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। अटैक आपका एक्सटर्नल आ सकता है और आपका अटैक इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल जो है वो कैसे अटैक आ सकता है, ईमेल के जरिए। उसके अलावा अगर आपके वेब सर्वर्स जो पब्लिश है या आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है ना, जिसको लोग एक्सेस करते हैं, उस वेबसाइट के थ्रू भी अटैक आ सकता है, ठीक है। फिर इंटरनल क्या थ्रेट हो सकती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है
बाहर से जो अटैकर्स हैं, उबर के केस में ये भी हुआ है मामला कि इंटरनल एक रिसोर्स को जो है उन्होंने आई थिंक पैसे वगैरह दे के जो है अपने साथ मिला लिया, और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये हुआ है। फिर ये अगर ना भी हो इशू, समटाइम्स क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है वो अपनी कंपनी से खुश नहीं है, एंड तो वो मतलब चाह रहा है कि जी मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूँ जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचाऊं। तो एज अ सॉक जो है हमने इंटरनल जो यूजर्स है उनका बिहेवियर भी चेक करना है, ठीक है ना। तो उसमें फिर साइंस ऑफ इंसिडेंट क्या होंगे, ठीक है, मतलब कोई मलिशियस या एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जो आपको बताएगी कि हाँ यार ये जो है एक इंसिडेंट हो सकता है, या ये जो इवेंट है इनसे हमें लग रहा है कि ये जो है इट कैन बी एन इंसिडेंट, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आप जो पूरा इंसिडेंट की जो फेज चल रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन से लेके पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी तक, आप उसको किस तरह से जो है मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान, अपनी मैनेजमेंट के दरमियान, ठीक है, उसको उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम जो है बेसिकली क्या बनाते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे उसके आर्टिफैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, समरी देते हैं कि इंसिडेंट हुआ कैसे, इम्पैक्ट बताते हैं कि कितनी मशीन अफेक्टेड हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बताते हैं जैसे कि अटैकर जो था वो पॉसिबली कौन था, अटैक कहाँ से आया, एक्सटर्नल था, इंटरनल था, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसकी प्रायोरिटाइजेशन, यानी इंसिडेंट्स जो होते हैं ना उनको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिविरिटी, ठीक है। तो उसमें रिस्क मैट्रिक्स होता है जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी क्लासिफिकेशन बनाते हैं, ठीक है। अगर एक मशीन आपकी इम्पैक्ट हुई है, एक मशीन के ऊपर वायरस है, तो आप उसको मीडियम कह सकते हैं उसकी सिविरिटी। अगर आपकी जो है वो 10-15 मशीन इम्पैक्ट हो रही हैं तो आप उसको कह सकते हैं हाई सिविरिटी, ठीक है। अगर आपका पूरा नेटवर्क या पूरी ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हो रही है तो आप उसको कहेंगे क्रिटिकल सिविरिटी। तो बेस्ड ऑन दोस प्रायोरिटाइजेशन आपके एक्शंस डिफरेंट होते हैं। आप अगर क्रिटिकल नौयत का इंसिडेंट है तो फिर उसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीईओ, जीएम, एचआर और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स वो सारे एंगेज होते हैं, ठीक है, आपकी आईटी की टीम, आपकी सॉक टीम। लेकिन अगर वो लो प्रायोरिटाइजेशन या लो सिविरिटी का इंसिडेंट है तो वो फिर सिर्फ सॉक टीम उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, या मीडिया में तो वो भी। तो ये उसकी सिविरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको करना है, और फिर उसको नोटिफाई करना है लोगों को। कंटेनमेंट के अंदर फिर आपने उसको कंटेन करना है थ्रेट को, ठीक है ना, और फिर एविडेंस को गैदर करना है, उसको हैंडल करना है, ठीक है। एविडेंसेस को भी आप इस तरह से गैदर करते हैं कि आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करें। जैसे मैंने कहा था कि मशीन को शट डाउन नहीं कर देना, क्योंकि शट डाउन करने के साथ में क्या होगा, रैम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो अटैकिंग होस्ट है, जहाँ से अटैक हो रहा है, वो कौन सी मशीन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और उनके साथ क्या करना है, और फिर किस तरह उसको इरेडिकेट करके रिकवर करना है, ठीक है। लेसन्स लर्नड पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी है, इसमें आपने ये समझना है कि अच्छा कौन सी ऐसी चीजें थी जो हम नहीं कर रहे थे या जो हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट दोबारा होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो आपने डेटा कलेक्ट किया आप उसको एनालाइज करें, उसको ऑडिट करें, ठीक है ना, और जो एविडेंसेस आपने इस इंसिडेंट की सूरत में कलेक्ट की थी उनको आप रिटेन, फ्यूचर में आप उनको दोबारा यूज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है जी जी जी। सर, जैसे कि अभी हमने ये देखा है कि उबर का वो हुआ है कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ऐसे नेटवर्क पे, ऐसे डाटा सेंटर पे तो इन लोगों के पास फायरवॉल भी नेक्स्ट जनरेशन है और बड़ा हाई लेवल का, मतलब एक किस्म का सोक होता है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है नेटवर्क। देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है ना। पहली चीज मैंने आपको ये बताया कि सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल दे रहा हूँ जिसके अंदर लेट्स से कि टोटल जो एसेट्स हैं उनके, जिसके अंदर राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं, वो 1000 हैं, ठीक है। तो जब 1000 एसेट्स होंगे ना तो वहां पे जो है वो 10 पर डे 10 मिलियन लॉग्स आ रही है, ठीक है। उबर है, अगर उबर के डेटा सेंटर के अंदर सिर्फ सर्वर्स ही 4-5 हजार हों, फिर उनकी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड लोग यूज करते हैं, मिलियन ऑफ यूजर्स होंगे, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, ठीक है, किसी भी चीज को टाइमली आइडेंटिफाई करना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फेजेस, प्रिपरेशन, डिटेक्शन, कंटेनमेंट, पोस्ट इंसिडेंट, ये वो चीज है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको एक इंसिडेंट का पता चला कि जी हाँ हम तो 4 दिन पहले से ब्रीच हुए हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हुए हुए हैं, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में इसको हम कहते हैं रिजीलियंस।
रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि जब आप पे अटैक हो गया तो हाउ क्विकली आप रिकवर कर सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो रेजिलियंस जो है उसको हम कहते हैं असल में BCM, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, या डिजास्टर रिकवरी वाला भी है, उसका पार्ट होता है, वो उसके अंदर आ जाती है। लेकिन उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना डिफरेंट ट्रैक होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल इंसिडेंट्स जो है ना, आप उनको देख भी रहे होते हैं, रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, अब वो अटैकर्स जो है वो किस तरह से उस चीज को लेके चल रहे हैं। अब अगर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, अब बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको जो है वो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर जो है ना आपको फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेज दूं। अब आज अगर आप 15 साल पहले देखें ना, तो फेसबुक पे या आप किसी को भी एक फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजते थे तो वो ऐसा नहीं था कि वो फौरन एक्सेप्ट कर ले। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी लोग पहले आपका प्रोफाइल देखते थे, समझते थे कि हाँ ठीक है, मतलब सिमिलर चीजें हैं। अब क्या है, अब आप अगर बगैर देखे भी लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें तो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। फिर लोग आपको इन्फॉर्मेशन मैसेजेस भी करते हैं, आपको कई लोग होते हैं मार्केटिंग वाले, वो आपको PDF डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं कि ये देखें जी, ये हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। अब रोजमर्रा की एक्टिविटी के अंदर हम चल रहे हैं ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर। ऐसा तो नहीं होता कि जो फाइल भी आपको आएगी, जो भी डॉक्यूमेंट भी आपको भेज रहा है, क्या आप उसको हमेशा सैंडबॉक्स में देखते हैं खोल के? नो सर, बहुत कम चांस होता है। बहुत कम चांस होता है ना। तो क्या है कि वो ह्यूमन की नेचर है कि अगर मैं आपको जानता हूँ या मैंने आपके साथ इंटरेक्शन की है और आप मुझे अपना CV भेज देते हैं, कहते हैं जी सर ये मेरा CV है, मैं मुझे कोई जॉब के लिए हेल्प कर दें, तो मैं क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर एस्टेब्लिश हुआ, मैं आपका CV खोल लूंगा, अपने मोबाइल पे खोल लूंगा, अपने लैपटॉप पे खोल लूंगा, ठीक है। अब अगर उस CV के अंदर कोई चीज एम्बेडेड है, तो हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं खोल रहा हूँ तो वहां तो वो डिटेक्ट हो जाए। घर पे मैं खोल रहा हूँ, घर पे अब हम सब जो है मोस्टली जो ऐसा नहीं होता कि जी हमने पेड वर्जन एंटीवायरस के भी लिए हों, और बहुत सारे लोग तो जो MS ऑफिस भी क्रैक वर्जन ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे असबाब हो सकते हैं जिसकी वजह से अटैकर को कोई पहले इनिशियल फुटहोल्ड मिला, तो वो फिर पैसिवली बैठ के आपके ऊपर फर्दर सोशल इंजीनियरिंग करता रहा, फिर उसने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये वो तरीका है जिसकी वजह से मैं इसको जो है अपने साथ मिला सकता हूँ। और इस तरह से ये मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन के अंदर उबर को आप वो कर लेंगे कंप्रोमाइज, इट टेक्स जो है ना मैनी वीक्स मैनी मंथ्स। तो वो बड़े पेशेंस के साथ जो है ना ग्रेजुअली चल रहे होते हैं, आपको वो क्या कहते हैं भिनक भी नहीं पड़ने देते कि बेसिकली जो है ना वो आपसे ये काम करवाना चाह रहे हैं या वो ये चीज करेंगे, ठीक है। सर जो जी मेल्स सही वगैरह सर। की आप बात कर रहे हैं कि जो अंदर आती हैं। जी 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 हेलो। जी जी सर जो मेल्स वगैरह आती हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल वो फिशिंग है, मार्केटिंग की है या फिर इस तरीके की दूसरी, तो जितनी भी अगर फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि ये सस्पिशियस मेल है, तो वो तो सर को दी जाती है ना, ताकि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और बताएं कि ये किस टाइप की मेल है, कि आइदर के अंदर कोई रिस्क है या फिर नॉर्मल मेल है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें देखें दो चीजें होती हैं। अब इसमें अब असल में वो कहते हैं कि जो द वीकेस्ट लिंक जो है ना, ये एलिमेंट, वो ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज काम करती हैं अवेयरनेस के ऊपर। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बताती हैं टाइम टू टाइम, मंथली बेसिस पे, ठीक है, सेशंस करती हैं एम्प्लॉयज के साथ, उनको बताती हैं कि किस किस्म की ईमेल्स आपने जो है वो अगर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो कई दफा होता है ऐसा कि कुछ ईमेल्स ऐसी आती हैं जो कि लग रहा होता है कि यार ये सस्पिशियस है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम सॉक टीम को नोटिफाई करते हैं कि जी हमारे पास एक ईमेल आई है, ठीक है। अब अगर सॉक के पास उसका अलर्ट नहीं आया था, क्योंकि इस तरह केसेस हो जाते हैं, आपको हमेशा जो है, क्योंकि ये कंटिन्यूस अमल है, आपको हमेशा पॉइंट ऑन और चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। तो अब एंड यूजर ने रिपोर्ट कर दिया कि ये एक ईमेल आई है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रही। फिर सॉक क्या करेगा, सॉक के पास क्योंकि उसकी लॉग्स तो होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारे जो सिक्योरिटी डिवाइसेज हैं, ईमेल गेटवेज हैं, सबको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, सबकी लॉग्स जो हमारे पास आ रही, हम उसको एनालाइज करेंगे, हम उसका ईमेल हेडर चेक करेंगे, हम उसकी IP चेक करेंगे सेंडर की, फिर उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट आई है उसको हम जो है ना वो थ्रू सैंडबॉक्स हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और भी दूसरे ओपन सोर्स टूल्स भी होते हैं, समटाइम्स उसको भी यूज कर सकते हैं आप, और तो उस मेल ये के जो ऊपर है फिल्टर मलिशियस लगा है। के फिर अगला सकते हैं क्या कि जी
तो सर उसके ऊपर मेल को क्या यानी क्या कि मेल के ऊपर जो सेंड है उसकी मेल के ऊपर फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किन किन यूजर्स को उसने ये मेल सेंड किया, रिसीवर एंड पे कितने बंदों को गई है, तो इस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। और उसकी जो रेपुटेशन है मल्टीपल बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये- आइडेंटिफाई कर। बिल्कुल अब ये सारे एक्शन है ना वो एक सॉक एनालिस्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसे मेक श्योर करना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर एक ईमेल आई है तो और यूजर ने रिपोर्ट किया तो उसको चेक करके वो कहेगा कि हाँ जी ये मलिशियस है तो आप ये कर लें। नहीं उससे रिलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्शन हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन सॉक एनालिस्ट करेगा टू मेक श्योर कि जी हम हर एंड से या हर एंगल से ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जी ये जो चीज़ है ये मलिशियस है, कितने लोगों को गई है, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है या नहीं किया, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर फर्दर एक्शंस भी होंगे, उन यूजर्स को कहेंगे कि आप अपने पासवर्ड्स भी चेंज करें अगर उन्होंने वो फाइल्स डाउनलोड की तो उनके सिस्टम। तो ये सारे एक्शंस फिर जो है ना वो मतलब किए जाते हैं। क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा अब देखें वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने सिम सोल्यूशन को क्यों नहीं टच किया। तो सिम सोल्यूशन के ऊपर आने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बेसिक फाउंडेशन देना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ, ताकि फिर जब हम सिम के ऊपर उसके हैंड्स ऑन करेंगे तो फिर आपके लिए ना वो चीज़ों को समझना और उसको रिलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एक सॉक के अंदर किसी भी एनालिस्ट के लिए, चाहे वो L1 हो L2 हो, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम है लॉग्स को एनालाइज करना, ठीक है ना। अच्छा कोई मुझे लॉग की डेफिनेशन बताएगा, लॉग क्या होती है? सर मेरा लॉग की क्वेश्चन था। डेफिनेशन इस तरह होगी। हेलो। जी जी बताएं, लॉग की डेफिनेशन बताएं। सर लॉग की डेफिनेशन इस तरह है कि सर लॉग सोर्स मीन ये है कि लॉग जैसे ही कोई पैकेट फायरवॉल से हमारे उसमें आता है नेटवर्क में, तो उसका एक लॉग बन रहा होता है। जैसे कोई मीन के इनकमिंग और आउटगोइंग जितना भी पैकेट आ रहा जा रहा होता है उनका एक एक लॉग बन रहा होता है सर। जैसे सर मैं आपको मिसाल दूं, मैं पिटसेल पिटसेल में जॉब करता हूँ सर। जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में कोई भी आईडी क्रिएट करते हैं तो उसका एक लॉग जाता है कि ये इस टाइम ये आईडी क्रिएट हुई है सर, दिस इज कॉल्ड लॉग। ठीक है, उसके सर सर बेसिकली लॉग ये बिल्कुल होता है ठीक कि है, कोई और बताना चाहेगा? ना आपके जो यूजर के एक्शंस या सिस्टम के जो एक्शंस होते हैं उनकी एंट्री एक मॉनिटर की जाती है, उनकी एंट्री नोट की जाती है कि क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ये लॉग्स होते हैं सिंपल टर्म। हाँ हाँ देखें, अब लॉग डेफिनेशन लॉग ठीक है। लॉग का जी जी लॉग का मतलब जो डेटा आसान जी जी लॉग का मतलब आसान जुबान में ये है कि कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की है, सिस्टम की है, नॉन सिस्टम की है, अगर उसको आप जो है उसकी एंट्री अगर आप सेव कर रहे हैं, चाहे मैनुअल कर रहे हैं चाहे सिस्टम ऑटोमेटिक कर रहा है, उसका रिकॉर्ड अगर आप रख रहे हैं तो वो लॉग कहलाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो बेसिक जुबान में लॉग जो है वो किसी भी एक्शन को रिकॉर्ड करने को लॉग कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक्शन हो सकता है, आप मतलब कंप्यूटर से हटके बात करें, लोग जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन आउट होते हैं, अब तो चले वो सिस्टम्स आ गए हैं, आपके पास एक्सेस कार्ड होता है, आप पंच करते हैं अंदर चले जाते हैं, पंच करते हैं बाहर आ जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, जो सिक्योरिटी गार्ड आता था ना उसके पास रजिस्टर होता था, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर वो सिर्फ क्या नोट कर रहा होता था, इन आउट, ठीक है। तो एक्शन तो इन आउट ही है, लेकिन उस एक्शन के साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा होता था कि इन कौन हुआ है, उसका नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी नंबर क्या है, किस टाइम पे इन हुआ है, किसको मिलने जा रहा है, ठीक है ना, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, और फिर जब वो बंदा वापस जाता है तो उसके आउट का टाइम क्या है। तो ये बेसिकली आप एक एक्शन मेंटेन कर रहे हैं या एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं किसी भी दफ्तर के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के आने जाने की ना। तो कंप्यूटर्स के अंदर भी जो कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है ना, ठीक है, वो रिकॉर्ड होती है एक लॉग की सूरत में, ठीक है। लॉग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, लॉग की मदद से आप जो है बग्स को जो है आप देख सकते हैं। आपका सिस्टम जो है वो, कभी कभी आपने शायद ये नोटिस किया होगा, एकदम से ब्लू स्क्रीन आई थी सिस्टम चलते चलते,
ठीक है ना, तो वो आपकी रैम के अंदर प्रॉब्लम होता है, तो वो जो है आपकी मेमोरी को डंप करके सिस्टम को फर्दर क्रैश होने से बचाने के लिए ऐसा कर देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आप वो जो सर्टन एक्शन हुआ है, अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सिस्टम अचानक क्रैश कर गया है या अचानक ब्लू स्क्रीन आ गई है, इसका सबब क्या था? ठीक है, आपके सिस्टम की रैम कम है, आपके सिस्टम की रैम ओवरलोड हो गई है, आपके सिस्टम की रैम खराब हो गई है, कोई और मसला है, ठीक है। तो उसको लेटर ऑन अंडरस्टैंड करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए जो है ना, मुझे लॉग्स चाहिए। लॉग्स मेंटेन होंगी तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल बी एबल टू एनालाइज के हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। लेकिन अगर लॉग्स नहीं होंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अब किसी भी किस्म की एक्टिविटी को, चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटी हो या एबनॉर्मल एक्टिविटी हो, ठीक है, उसको आप ट्रैक करते हैं, उसको आप मॉनिटर करते हैं, या आप उसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग्स, ठीक है ना। तो ये डेटा जो है ना, इसकी वजह से आप जो है वो, कई दफा क्या होता है, आपके पास आएगा जी, कोई बंदा आएगा कहेगा यार ईमेल सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है, मैं मतलब खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आउटलुक या ब्राउजर में मेल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत स्लोनेस है, ठीक है। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए फिर मुझे क्या चाहिए कि सिस्टम के अंदर सब जो एक्शन हो रहे हैं वो कहीं पे लिखे जाने चाहिए, ताकि फिर मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूं, एनालाइज कर सकूं कि अच्छा ये हुआ कि मेरा जो सर्वर था वो एट अ टाइम जो है 10 यूजर्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन इस वक्त जो है वो सर्वर के ऊपर 50 यूजर्स जो है वो आ रहे हैं। तो अब सर्वर की अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 50 यूजर्स को मैनेज कर सके। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? लॉग से मिलेगी। मैं जाके लॉग चेक करूंगा और देखूंगा, और यहाँ उसका मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगा कि नॉर्मल सूरत में डेली के 10 यूजर आ रहे होते हैं, आज 50 यूजर आए हैं, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो उसकी मदद से मैं ये एनालिसिस करूंगा, ये अंडरस्टैंड करूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है लॉग एनालिसिस। यहाँ पे कोई सवाल है? सर अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अब बहुत सारे हमारे पास सिस्टम्स ऐसे आ गए हैं जो हमें रियल टाइम पे दिखा रहे होते हैं कि एरर्स आपके कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि NMS है हमारा, अगर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो हमें बता रहा होता है जी कहाँ पे डिप आया है, कहाँ पे स्पाइक आई है, और मतलब लाइक, तो अब लॉग की तरफ जो मतलब ऑपरेशनल इश्यूज हैं उसकी तरफ से लॉग को कम लोग जो है ना मॉनिटर करते हैं कि जी ऑपरेशनल इशू अगर हमने कोई वो करना है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम लॉग्स जो है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस किसी मतलब आप कहें कि एबनॉर्मल एक्टिविटी, या अगर कोई थेफ्ट है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है या मलिशियस एक्टिविटी हुई है या कोई ब्रीच हुआ है, मतलब आप कह लें कि ऑथराइजेशन का, या मतलब लाइक कोई इस टाइप की चीज हुई है, तो उसको जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज्यादा यूज हो रहा होता है, और उसके एविडेंस के लिए भी ये लॉग जो है ना वो यूज हो रहा है। देखिए, उसमें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो आपके पास NMS है, या जिसको हम नॉक कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ठीक है ना। अब फर्क क्या है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में और सॉक में, नॉक और सॉक में? नॉक जो है ना वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ठीक है। वो आपके जो सिस्टम्स हैं, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अवेलेबिलिटी को या उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है। आपकी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के अंदर सर्टेन थ्रेशोल्ड होगा या उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी। तो आप ये कहेंगे कि अगर हार्ड डिस्क जो है उसकी यूटिलाइजेशन 80% हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में मुझे जो है ना एक अलर्ट देखना है, जो आप NMS के थ्रू देखते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं, वो जो अलर्ट आपने देखा रियल टाइम, ठीक है, बनी तो उसकी भी लॉग ही है ना। अगर लॉग नहीं बनेगी तो आप कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस बात से ठीक है? 100% एग्री करता हाँ, हूँ, जो अच्छा। आप लॉग तो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जी, तो उसके अंदर मेन जो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें इवन सॉक के अंदर भी जो है ना, जो लॉग्स आपके पास आ रही होती है वो रियल टाइम ही आ रही होती है, ठीक है। अगर रियल टाइम ना आ रही हो तो फिर आप थ्रेट को इमिडिएटली कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, लॉग्स रिटेंशन या लॉग्स को रिटेन करना या लॉग्स को सेव करना, उसका पर्पज ये होता है कि ठीक है, रियल टाइम मेरे पास अलर्ट आया कि जी मेरे पास अटैक हुआ है, ठीक है, उस समय खाली इतना ही पता चलेगा। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, जैसा कि आपने कहा है ना, ठीक है, उसके लिए मैं फिर पास में पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ,
ठीक है। 1 महीने में जो है इस यूजर ने कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट की, वहां से क्या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की, तो वो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए मुझे लॉग्स रिटेन करनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नॉक के अंदर हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं मेंटेन कर क्योंकि हमें जो है रियल टाइम परफॉर्मेंस को देखना होता है, मॉनिटर करना होता है, या बहुत ज्यादा भी अगर हमें लॉग्स का डेटा चाहिए होता है तो वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए चाहिए होता है, जो कि अगर आपके पास 1 हफ्ते का या 1 महीने का डेटा है तो दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन इनफ। सॉक के मामले में आपको समटाइम्स जो है ना, वो हमारे पास ऐसे ऐसे भी आते हैं नोटिफिकेशन रेगुलेटर से, वो भी कहते हैं जी आज से 7 महीने पहले आपके फलाने सिस्टम ने फलानी पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन की है, उसको इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। तो इस वजह से एज अ सॉक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कम से कम भी जो है ना वो 1 साल का जो लॉग्स का डेटा है या 1.5 साल का, डिपेंडिंग ऑन के जो रेगुलेटर है वो आपको क्या कहता है, उतना पास डेटा आप मेंटेन करें या मैनेज करें। इसी वजह से जब मैं शुरू में बात कर रहा था तो मैंने कहा था जी आपकी जो स्टोरेज है सॉक की पर्सपेक्टिव से या सिम की पर्सपेक्टिव से, इट कैन बी 1 टेराबाइट, इट कैन बी 50 टेराबाइट और इट कैन बी मोर देन दैट, ठीक है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आज जो हम बेसिकली बाकी सारी चीजों के बाद ना, अब हम जरा विंडोज, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ना विंडोज को देखेंगे, उसको थोड़ा सा टच करेंगे और उसके कुछ लॉग्स किस तरह से बनती हैं, कहाँ बनती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पोस्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं लेकिन 1-2 दिन के अंदर ना एक छोटा सा मैं गूगल फॉर्म क्रिएट करके आप लोगों को सेंड करूंगा, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे जस्ट टू असेस के आपको वो चीज़ किस हद तक समझ आई है, और उसमें आप मतलब गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, आप कहीं से भी जो है ना नेट से वो जो क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट सोल्यूशन देखें और उसको रिप्लाई करें। पर्पज ये है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो थोड़ा सा आप उसको रीड करके भी करेंगे तो दैट इज गुड, ठीक है। अच्छा, तो सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर मैं आपके ना ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो सर वो किस तरह हमें मतलब आप जो लिंक कह रहे हैं सर गूगल फॉर्म का, वो किस तरह सर हमें मिलेगा? अब यार अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन से ग्रुप के थ्रू ज्वाइन किया, क्योंकि अब मैं एक ग्रुप तो मैनेज कर रहा हूँ ब्लू टीम के नाम से, ठीक है। जी जी और दूसरा जो यहाँ पे शहाब है मेरे साथ, तो उन्होंने भी मेरा ख्याल है मुख्तलिफ लोगों को जो है ना ये भेजी थी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन के बारे में, ठीक है। तो सर। अदरवाइज ग्रुप का मैं लिंक अभी यहाँ शेयर कर दूंगा, अगर कोई इस ग्रुप में नहीं है तो वो उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। थैंक यू सर, काइंडली सर कर दीजिएगा। हाँ मैं अभी जो है ना सेशन खत्म होने से पहले शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब देखें विंडोज की सिक्योरिटी लॉग। लॉग तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी एक्शन है, अब सिक्योरिटी लॉग क्या होगी? ऐसे इवेंट्स जो रिलेवेंट होंगे सिक्योरिटी से। जब हम सिक्योरिटी कहते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। इसको हमने मतलब पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो पर्पज आपका ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा हो जो कि आपकी जो CIA ट्राइड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है ना वो सिक्योरिटी इवेंट कहलाएगा, क्योंकि वो आपका जो बिजनेस है, आपके जो ऑपरेशन है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है, ठीक है, वो आपने नहीं किसी और के साथ शेयर करना, और वो आपका पासवर्ड या लीक हो गया तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी चली गई, ठीक है ना। इंटीग्रिटी है, आपने किसी को ईमेल भेजी थी, ठीक है, वो रास्ते में किसी ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया या उस मैसेज को इंटरसेप्ट करके उसने उस मैसेज को मॉडिफाई करके आगे इन्फॉर्मेशन भेज दी, तो आपकी जो मैसेज की इंटीग्रिटी थी वो चेंज हो गई, ठीक है। अवेलेबिलिटी है, तो अवेलेबिलिटी में क्या होगा कि जो है बेसिकली क्या कहना चाहिए कि आपकी जो सर्विस है, आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है ना, वो जो है एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो इट इज इम्पैक्टिंग योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बेसिकली क्या है, आपका जो है ना विंडोज की जो सिक्योरिटी है, ठीक है ना, या आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी जो है ना उससे रिलेटेड है। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो अब जो है बेसिकली आपके जो विंडोज है, विंडोज की जो इवेंट्स हैं,
ठीक है ना, ये जो लॉग्स है उसको आप देख सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में जाके लिखेंगे इवेंट व्यूअर, ठीक है ना, तो वो आपको एक टैब ओपन कर देगा जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होंगी, सिस्टम्स, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, पावर शेल, ठीक है ना। आप में से कितनों ने जो है विंडोज के इवेंट व्यूअर को मतलब देखा हुआ है? ओके, तो कभी ऐसा मतलब हुआ है कि जैसे आप अपना मतलब नॉर्मल देखें, नॉर्मल हालात में भी अगर आप अपना काम कर रहे हैं और आपने देखा कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? बेसिकली आप जाएंगे ना, तो आप उसके इवेंट्स को चेक करेंगे कि अच्छा मैं देखूं तो कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना इवेंट व्यूअर में जाते हैं, ठीक है। और इसका जो पाथ होता है बेसिकली वो सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फ़िग का एक फोल्डर होता है, वहाँ पे जो है ना ये फाइल्स स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। बाकी मैं आगे आगे आपको भी इसका डिस्प्ले कर भी देता हूँ। तो आज हम जो स्टडी करने लगे हैं ना बेसिकली वो विंडोज़ के कुछ इवेंट्स हैं जो कि एज अ सॉक एनालिस्ट भी जो है ना आपकी डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब पहला सवाल ये है कि कोई भी जो विंडोज का इवेंट है, सिक्योरिटी इवेंट, वो क्रिटिकल कैसे हो सकता है, ठीक है। एज अ सॉक एनालिस्ट, ठीक है ना, आपकी जो थिंकिंग है वो एनालिटिकल होगी, ठीक है, वो एजम्पशन पे नहीं होगी, ये याद रखिए हमेशा। आपने जब एज अ सॉक एनालिस्ट काम करना है तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर की जो है ना बेस के ऊपर बात करनी है। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मेरा ख्याल है कि विंडोज का जो फलाना प्रोसेस है ना वो ठीक नहीं है या उसका मसला है। आपने कभी भी ये बात नहीं करनी, ठीक है। आपने अश्योर होके आपने बिल्कुल जो है ना मतलब इस चीज को कंफर्म करके बताना है कि उसकी वजह क्या है, ठीक है। उसके लिए हमेशा आपने इन्वेस्टिगेट करनी है, आपने लॉग्स को देखना है। लॉग्स को देखेंगे आपको लॉग्स में से उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक दो एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, देखें, इवेंट्स हुज सिंगल अकरेंस इंडिकेट मलिशियस एक्टिविटी, ठीक है। ऐसा इवेंट जो कि एक दफा हो और उसी से आपको पता चले कि ये जो एक्टिविटी है मलिशियस है, ठीक है। अब विंडोज के अंदर आप अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो ऐसे कौन से इवेंट हो सकते हैं कि अगर वो एक दफा एग्जीक्यूट हो तो आपको पता चले कि यार ये एक्टिविटी जो है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है, ये मलिशियस है, ये सस्पिशियस है। उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आप ये देखें कि आपका एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है, और आपने ऑब्जर्व किया कि उस नॉर्मल यूजर को अचानक से किसी ने एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना दिया, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ये सस्पिशियस है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी को आपने एडमिन बनाना है तो डेफिनेटली वो उसके लिए पहले अप्रूवल लेंगे मैनेजर्स का, ठीक है, और कोई जस्टिफिकेशन देंगे कि अच्छा इसको हमने एडमिन बनाना है, उसकी वजह ये है, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसी सूरत में एज अ सॉक एनालिस्ट आपने पहला काम ये करना है कि आपने उस इवेंट को देखना है, जाके चेक करना है कि अच्छा यूजर एक्स था उसको यूजर वाई ने जो है एडमिन बनाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजर वाई के पास इतने प्रिविलेजेस या इतनी अथॉरिटी है कि नहीं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ये बताता है कि आपके सिस्टम एडमिन जो है ना ये 3 लोग जो हैं जो ऑथराइज हैं किसी को भी एडमिन बनाने में। अब आप ये देख रहे हैं कि हम 3 के भी एक चौथा आदमी है उसने किसी XYZ को एडमिन बना दिया है, तो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ऐसी सूरत में आप फिर उसको रिपोर्ट करें IT को, इंसिडेंट रेज करें, आप कहेंगे जी एक्टिविटी है इसको आप फर्दर चेक करें, तो IT आपको बताएगी हाँ सॉरी हमारी मिस्टेक है, पहले 3 एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक छुट्टी पे चला गया, उसकी जगह हमने एक नया बंदा हायर किया है, वो भी सिस्टम एडमिन है, ठीक है, और हमने आपको नोटिफाई नहीं किया था। ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो होती हैं, ठीक है। और उसमें ये भी हो सकता है ठीक है कि ये तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि आपका तो जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ब्रीच हुआ है कि अगर उसके अंदर एक दूसरा एडमिन है जिसका आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना, अनआइडेंटिफाइड है, तो इसका मतलब तो क्लियरली है कि वहां पे ब्रीच हुई हुई है, ठीक है। तो इस तरह का जब इवेंट होगा तो वो क्रिटिकल होगा, हालांकि उसकी सिर्फ एक इंस्टेंस यानी एक दफा हुआ है। दूसरा कौन सा इवेंट हो सकता है सक्सेसिव अकरेंस अबव एन एक्सेप्टेड बेसलाइन इंडिकेट्स मलिशियस एक्टिविटी, ठीक है। यानी क्या हुआ कि आपका जो यूजर अकाउंट है ना उसके ऊपर कोई आपने ये कहा हुआ है कि अगर एक यूजर जो है ना 3 दफा फेल्ड
लॉग ऑन करे, ठीक है, तो उसका अकाउंट जो है ना वो लॉक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि उसके जो है ना पॉलिसी वहाँ पे वो ट्रिगर नहीं की, ठीक है, अकाउंट लॉक नहीं हुआ, और 3 के बजाय वहाँ पे जो है ना 40-50 फेल लॉगिन है और फिर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी ये इवेंट जो है ना वो क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि अब आपके यहाँ पता नहीं कि हुआ क्या। तो इन चीज़ों को वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि भाई ये जो एक्शन हुआ है या ये जो आपके पास लॉग आई है, इसको हम फर्दर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे या कैसे समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कुछ किस्म के जो है ना विंडोज की क्रिटिकल विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स हैं या आईडीज हैं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको इस तरह के इवेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। और एज अ सॉक जो है ना आपको इन इवेंट्स के ऊपर नज़र भी रखनी है। आपके पास जो आप मैनुअली भी इनको सर्च कर सकते हैं, आपके पास यूज केसेस भी होंगे जिसके थ्रू डिटेक्शन आएगी, ठीक है, जिसमें एक कैटेगरी है लॉग ऑन या लॉग ऑफ करने की। यूजर सिस्टम के ऊपर लॉग ऑन करेगा या यूजर सिस्टम से लॉग ऑफ करेगा। लॉग ऑन की सूरत में जो इवेंट आईडी जनरेट होगी ना वो 4624 होगी। इवेंट आईडी क्या होगी? 4624। हाँ, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये सक्सेसफुल लॉग ऑन है, और आप अपने सिस्टम में भी पोस्ट जो है ना वो सेशन आप जब अपने सिस्टम में लॉगिन करें या लॉग ऑफ करें तो आप इवेंट व्यूअर पे जाके ना सिक्योरिटी इवेंट्स के अंदर जाके देखें कि आया ये इवेंट आईडी जनरेट हो रही है कि नहीं 4624, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम हैंड्स ऑन भी इसके ऊपर कर लेंगे, कुछ आपको मैं मतलब विंडोज के अंदर से ना चीजें मैनुअली दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो सक्सेसफुल लॉगिन हुआ। अब इसमें क्या है बेसिकली, इसको क्यों आपने मॉनिटर करना है? टू डिटेक्ट abnormal and possibly unauthorized insider activity। अब कैसे है देखें, ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि जी जो भी एम्प्लॉयज है ना वो सिर्फ अलाउड है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने के लिए, ठीक है। 5 बजे के बाद कोई भी एम्प्लॉय जो है ना उसको इजाजत नहीं है सिस्टम यूज करने की, ठीक है। अब एज अ सॉक तो 24/7 मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। आपने देखा कि शाम के जो है 7 बजे या 8 बजे जो है ना आपके पास अलर्ट आया कि जी 4624 हुआ है, ठीक है। तो अब आपने कहा कि ये तो जो कंपनी की पॉलिसी है वो अलाउ शाम 5 बजे के बाद लॉग इन करना। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप देखेंगे अच्छा जो लॉग इन किया है किसने किया है, ठीक है। आपको पता चले कि मिस्टर सलमान ने लॉग इन किया है, ठीक है। मिस्टर सलमान कौन है? कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया लेकिन क्यों लॉग इन किया है? कंपनी पॉलिसी अलाउ नहीं करती। फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप इसको एक एज एन इवेंट रिपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की आईटी टीम को कि देखें जी हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है तो आप इसको चेक करें। आईटी फिर वेरीफाई करेगी, सलमान को कॉल करेगी, पूछेगी हाँ भाई आपने लॉग इन किया है वो कहेगा हाँ जी वो एक अर्जेंट केस आ गया था जिसकी वजह से मुझे ऑफिस आना पड़ा और मैंने लॉग इन किया है। तो ये इंसिडेंट आपका जो है वो मतलब इवेंट जो है वो फिर इंसिडेंट नहीं बनेगा, वो एक फॉल्स पॉजिटिव कह लें या उसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं रिक्वायर्ड है। लेकिन आईटी ने कॉल की सलमान को और सलमान ने कहा नहीं मैंने तो लॉग इन नहीं किया, ठीक है, मैं तो घर पे हूँ, ठीक है। अगर सलमान ने लॉग इन नहीं किया और वर्किंग आवर्स के साथ लॉग इन हुआ है तो ऐसी सूरत में फिर वो गया इंसिडेंट बन गया, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए फिर सॉग उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी कि देखेगी अच्छा कौन सी जगह से आईपी एड्रेस क्या है, वर्क स्टेशन का नाम क्या है, ठीक है। और इस तरह से फिर आप फर्दर उसको टिक डाउन करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ये जो पॉलिसी की वायलेशन है इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसी तरह लॉग ऑफ है 4625, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपके ऊपर जो है ना वो मतलब मल्टीपल जो है वो अटैक्स आना शुरू हो जाए या फेल्ड लॉग ऑन होना शुरू हो जाए, ठीक है ना तो जब 4625 आएगा तो इसका मतलब है कि कोई शख्स जो है वो लॉग इन नहीं कर पा रहा। लॉग इन ना करने का पासवर्ड गलत हो सकता है पासवर्ड एक्सपायर हो गया हो सकता है यूजर का अकाउंट लॉक हो गया हो, ठीक है। जब इस तरह के आपके पास कोई इवेंट आ रहा हो तो फिर आपने उसका रीजन देखना है कि इसका रीजन क्या है। अब वो रीजन हमें कैसे पता चलेंगे, हम आगे फर्दर देखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। फिर क्लियर है। ओके। अब इसी तरह जो है आपके पास और क्या मतलब इवेंट हो सकते हैं विंडोज के, अकाउंट मैनेजमेंट है, ठीक है। इसकी आईडी है 4728, ठीक है।
तो अब इसमें क्या है कि जो मेंबर है वो ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर उसको ऐड किए है, ठीक है ना। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग अभी कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं एज एन आईटी या इस तरह से सिमिलर रोल्स में, आप देखते होंगे कि डेली बेसिस के ऊपर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, कोई नया एम्प्लॉय जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मूव हो जाता है, तो उनका जो अकाउंट है उससे रिलेवेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है ना। तो अब आपका जो एक एम्प्लॉय था वो आज एचआर में काम कर रहा है, कल उसको जो है ना इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करके मार्केटिंग में भेज देते हैं। तो अब एडी के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं, एचआर का जो है जो मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बना होगा, एचआर का, मार्केटिंग का अलग बना होगा। तो आपने क्या किया कि एचआर से उस यूजर को उठा के मार्केटिंग के ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, अकाउंट जो है उसका उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, ठीक है। या आपने उस यूजर को जो था वो पहले आईटी सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा था, लेकिन कोई एक ऐसी नई रिक्वायरमेंट आई कि जिसके अंदर आपने उसको कुछ प्रिविलेज एक्सेस देनी है, ठीक है ना। तो आपने उसको डोमेन एडमिन ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जब इवेंट्स होंगे तो आपने उनको मॉनिटर करना है या इन्वेस्टिगेट करना है कि ये जो एक्टिविटी हुई है ये लेजिटिमेट एक्टिविटी है या ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, ठीक है ना। इस तरह अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर जो है आप अब देखिए मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप होते हैं आपके पास, जो है ना वो ग्लोबल ग्रुप्स होते हैं, लोकल ग्रुप्स होते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप्स होते हैं विंडोज की इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो अब वो जब किसी भी डिफरेंट ग्रुप के अंदर ऐड होगा तो उसके उस ग्रुप में ऐड होने से उसकी जो प्रिविलेजेस है, उसकी जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में आपके पास ये जो इवेंट आईडीज है ना ये अपेयर होंगी लॉग्स के अंदर, और जिसको आप फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे क्या एक्शन हुआ। अच्छा, फिर एक और बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट आईडी है 1102, ठीक है। याद रखें जब भी कोई अटैकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अपना वो फुट होल्ड एस्टेब्लिश कर लेगा तो वो क्या करेगा, आप मुझे बताएं। कोई मुजरिम है, जुर्म करने का वो सबसे पहले क्या करता है? अपने फुटप्रिंट्स हटाएगा पहले तो। हाँ, वो जो उसके जो जराइम की जो जो भी उसकी वो है ना, क्या कहना चाहिए, फुटप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स। डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, हाँ उसको वो इरेज करेगा या रिमूव करेगा ताकि उसको कोई पकड़ ना सके, ठीक है ना। अगर किसी ने चोरी की है तो वो कोशिश करेगा कि उसके फिंगरप्रिंट जो है वो ना आए, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा लगाया तो वो चेहरे के ऊपर नकाब डाल के जाएगा ताकि पहचाना ना जाए, इस तरह की चीजें। तो अटैकर क्या करता है, अटैकर जब देखें आपके सिस्टम में लॉगिन करेगा या उसको एक्सेस करेगा तो उसकी भी लॉग बनेगी, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा कि वो सिस्टम में लॉगिन होते ही या उसकी एक्सेस लेते ही सबसे पहले जो लॉग्स है ना वो डिलीट कर दे, क्योंकि जब वो लॉग्स डिलीट कर देगा तो सॉक टीम के पास या फोरेंसिक टीम के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी जिससे उसे पता चले कि वो उस सिस्टम के अंदर आया कैसे था, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो सिस्टम के अंदर आया कहाँ से था तो वो बार बार वहां से आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर आपके पास सॉक के अंदर एक इवेंट नजर आपको आ रहा है या अलर्ट आ रहा है कि जी 1102 जो है ना ये हुआ है, यानी लॉक क्लियर हुई है, तो आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फौरन के क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अकाउंट मैनेजमेंट का एक और पार्ट है जिसमें यूजर अकाउंट लॉकआउट होना, ठीक है। कंपनी जो है वो पॉलिसी सेट कर देती है कि जी अगर 5 फेल्ड अटेम्प्ट हो, 3 फेल्ड अटेम्प्ट हो तो अकाउंट लॉकआउट हो जाए। तो अब क्या होता है कि ब्रूट फोर्स आप करते हैं ना अगर सिस्टम के ऊपर, तो आप पासवर्ड गैस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप ब्रूट फोर्स को चलाएंगे तो वो तो 1 सेकंड के अंदर जो है ना 200 पासवर्ड ट्राई करेगा, तो 5 पासवर्ड अटेम्प्ट के बाद अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा। जब अकाउंट लॉकआउट होगा तो आपके अलर्ट आ जाएगा ये अकाउंट जो है वो लॉकआउट हुआ है। तो अब आपने उसको फिर जाके इन्वेस्टिगेट करना है कि लॉकआउट होने का सबब क्या है, ठीक है। इसी तरह फिर ऑब्जेक्ट एक्सेस है, अगर कोई आपके सिस्टम के ऊपर किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है या फोल्डर को एक्सेस कर रहा है तो आपके पास इवेंट आएगा 4663, ठीक है। तो इसके साथ भी आप ये चेक कर सकते हैं कि इस फाइल को किसने एक्सेस किया, कहाँ से एक्सेस किया, ये सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये मैंने ना आपके पास एक यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है 4624 का, ठीक है। जब आप एक्सक्यूज मी, जब आप विंडोज में लॉगिन करेंगे, ठीक है ना, तो ये लॉग बनेगी। अब वो मेरे पास स्लाइड की है ना लंबाई कम थी तो मैंने इस इवेंट को 3 हिस्सों में ब्रेक करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पूरा एक इवेंट ही है जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ आपको एक्शंस या कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक लॉग के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है।
जिसके अंदर सबसे पहले कह रहा है कि एन अकाउंट वाज सक्सेसफुली लॉग्ड ऑन। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि किसी ने सिस्टम के ऊपर लॉग इन किया है, ठीक है। नीचे आप देखें तो उसमें सब्जेक्ट के अंदर वो बता रहा है कि उसकी सिक्योरिटी आईडी क्या है, सिस्टम है, अकाउंट का नेम क्या है, तो मशीन का एक नाम है डेस्कटॉप डैश LLHJ389। वो अकाउंट जो है वो उसका डोमेन क्या है, तो वो वर्क ग्रुप है। फिर उसकी एक लॉगिन आईडी दी हुई है। उसके नीचे अगर आप देखें तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ लॉगिन टाइप 7। आप में से किसी को आइडिया है कि विंडोज के कितने टाइप के लॉगिन होते हैं? जी नो किसी सर। को आइडिया है? नो सर, नो आइडिया। सर लॉगिन टाइप की होती है, 5 होती है, नेटवर्क की होती है, बैच की होती है, इसके अलावा रिमोट की होती है और कैश क्रेडेंशियल की होती है। बिल्कुल सही है। इसके अभी मैं उसको लिए बिल्कुल ठीक है, तो मैं आगे इसको भी बताता भी हूँ आपको ना, ठीक है। फिर आगे देखेंगे वो बता रहा है कि न्यू लॉगिन हुआ है इस मशीन के ऊपर, ठीक है। और उसकी सिक्योरिटी आईडी से क्या बताइए, एक मशीन का नाम बताया हुआ है बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जिसने लॉगिन किया है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। और अकाउंट डोमेन उस मशीन का नाम आ रहा है तो ये लोकल लॉगिन है, ठीक है, ये डोमेन लॉगिन नहीं है, ठीक है। फिर नीचे प्रोसेस बता रहा है कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किसने किया है, winlogon.exe ने, ठीक है। फिर आगे उसकी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो वर्क सेशन था उसका नाम क्या है, उसकी आईपी क्या है 10.42.42.211, उसका सोर्स पोर्ट क्या है 1181, सही है। और फिर जो लॉगिन प्रोसेस था वो कौन सा प्रोसेस है, वो यूजर 32 है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आई है सक्सेसफुल लॉगिन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें लॉगिन टाइप्स की जो मैंने बात की थी, ठीक है ना, तो ये मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है, जिनको हम लॉगिन टाइप 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये मुख्तलिफ उसके उन्होंने नंबरिंग की हुई है। नंबर 2 जो है वो बेसिकली है इंटरेक्टिव लॉग ऑन। इंटरेक्टिव लॉग ऑन क्या होता है, जब मैं आया अपने ऑफिस, मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला यूजिंग माय कीबोर्ड, ठीक है, और मैंने लॉगिन किया। तो ये जो लॉगिन टाइप होगा ना उसको वो लॉग के अंदर यहाँ पे वो उसको दिखाएगा लॉगिन टाइप 2। यहाँ पे क्या दिखाएगा लॉगिन टाइप, जी जब मैंने अपने सिस्टम के ऊपर लॉगिन किया तो वहां पे क्या दिखाएगा, वो लॉगिन टाइप 2 दिखाएगा सर। लॉगिन टाइप 2 दिखाएगा, ठीक जी, है। अच्छा, दूसरी चीज है नेटवर्क। अगर नेटवर्क से कोई जो है वो उसको एक्सेस कर रहा होगा किसी फोल्डर को या किसी फाइल को, तो ऐसी सूरत में मेरे पास जो लॉग बनेगी ना उसके साथ लॉगिन टाइप 3 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई शेड्यूल टास्क डिफाइन की हुई है कि डेली रात के 2 बजे ये एक्शन हो जाए, ठीक है, या डेली जो है इस टाइम पे ये स्क्रिप्ट चल जाए, तो उसका लॉगिन टाइप 4 दिखाएगा। इसी तरह सर्विस अगर कोई स्टार्टअप हो रही है तो उसका लॉगिन टाइप 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर आप अपनी डेस्क से उठ के कहीं जाते हैं तो आप अपनी मशीन को लॉक करके जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी मशीन को लॉक करेंगे और दोबारा आके पासवर्ड डालेंगे तो ऐसी सूरत में लॉगिन टाइप 7 आएगा। अगर आप अपनी मशीन को लॉग ऑफ करके जाएंगे और दोबारा लॉग इन करेंगे तो लॉगिन टाइप 2 आएगा, ठीक है। हाँ सर। इसी तरह जो है अगर आपने ठीक है रिमोटली को एक्सेस किया है तो आपका जो है ना वो लॉगिन टाइप 10 आएगा, ठीक है। तो अमूमन आपको ज्यादातर जो इवेंट नजर आएंगे वो 2 नजर आएगा, 3 नजर आएगा, 7 है, 10 है, ठीक है, ये नजर आएंगे। अब बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स, ठीक है ना, अगर आपको वो उसमें नजर आ रहा है कि कोई उसके अंदर मलिशियस एक्टिविटी है या कोई सस्पिशन है, तो ऐसी सूरत में फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अगर आपको नजर आता है कि नहीं ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है तो फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये एक और इवेंट है जो कि फील्ड लॉग ऑन का है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कि मैंने कुछ चीजों को अगेन वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। लॉग ऑन टाइप 3 क्या था, सर नेटवर्क। नेटवर्क हाँ था, नेटवर्क। ठीक है। लॉग ऑन टाइप 3 था नेटवर्क। इसका मतलब है कि किसी ने
नेटवर्क से, ठीक है ना, किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं जो है ना भूल जाऊं, मैंने ना ये चैट के अंदर ग्रुप का लिंक जो है वो दे दिया, ठीक है। तो आप लोग सेशन के बाद इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि लॉगिन टाइप 3 है। तो अभी हमने डिस्कस किया था लॉगिन टाइप 3 क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो इवेंट आईडी है वो है 4625, यानी अकाउंट जो है वो फेल्ड हुआ है लॉग ऑन करने के लिए, ठीक है ना। यानी उसने नेटवर्क से किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो फेल लॉग ऑन की वजह क्या है। आया कि उसने अपना पासवर्ड गलत डाला है, या उसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, ठीक है, या उसका अकाउंट लॉक्ड हुआ है। तो ऐसे सूरत में मैं लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप इसमें अगर देखें ऊपर से नीचे आएंगे लॉगिन टाइप 3 के बाद, तो फेलियर इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने फेलियर रीजन तो दिया हुआ है। फेलियर रीजन में वो कह रहा है कि अननोन यूजर नेम और बैड पासवर्ड। अब इसमें से दो बातें कही है, या तो जो यूजर नेम है वो अननोन है, या पासवर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको फर्दर वैलिडेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना कि एज अ सॉक एनालिस्ट हम एजम्पशन में नहीं चलते बल्कि हम फैक्ट्स और फिगर्स पे चलते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आप देखें एक जगह लिखा हुआ है स्टेटस, जिसको उसने दिया हुआ है 0xc एंड आखिर में 6d, और फिर उसका सब स्टेटस है 0xc और आखिर में 64, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये जो कोड्स है ना इनकी भी फर्दर इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो हमने कहा था कि लॉगिन टाइप क्या है, 3 है, यानी कोई नेटवर्क से एक्सेस कर रहा है। ये इसका फेलियर रीजन था, ठीक है। अननोन यूजर नेम या बैड पासवर्ड, और उसके उसने सब कोड दिए हुए हैं, स्टेटस और सब स्टेटस, ठीक है ना। और ये उसकी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे वो बता रहा है कि किस मशीन से उसने एक्सेस करने की कोशिश की है, उसकी आईपी एड्रेस क्या था और उसका सोर्स पोर्ट क्या है। अब ये जो स्टेटस और सब स्टेटस दिया ना, मैं इसको देखूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे मेरे पास स्टेटस है 6d और सब स्टेटस है 64। सब स्टेटस क्या है, 64। 64। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि सब स्टेटस 64 क्या कह रहा है। यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला कि जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है ना वो तो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई चीज जो है वो सस्पिशियस है, ठीक है। क्योंकि अगर यूजर एग्जिस्ट करता हो, यूजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ठीक है। जैसे इसके नीचे जो 6a है वो कहता है कि यूजर नेम इज करेक्ट लेकिन पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है। तो वो चीज उसमें सस्पिशन थोड़ी कम है, लेकिन पहले वाले में सस्पिशन ज्यादा है क्योंकि ये यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ। अब यहाँ पे आप देखें मैंने जो डिफरेंट किस्म के सब कोड्स है ना वो सारे दिए हुए हैं। तो आपके पास जब भी कभी फेल्ड ऑथेंटिकेशन आएगा ना तो उसके साथ आपके पास सब कोड भी आएगा। तो सब कोड आपको क्लियरली बताएगा कि ये जो फेल्ड ऑथेंटिकेशन है इसका रीजन क्या है, ठीक है। क्योंकि कई दफा क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है वो उसका अकाउंट मैंने टेम्पररी डिसेबल कर दिया कि वो छुट्टी पे गया था तो मैंने उसका अकाउंट डिसेबल कर दिया, ठीक है। कि जब वो वापस आएगा तो फिर दोबारा हम उसका अकाउंट इनेबल कर देंगे। एम्प्लॉय वापस आया और उसने लॉगिन करने की कोशिश की, ठीक है। लॉगिन नहीं हुआ, फेल लॉगिन आएगा। अब वो आ गया, उसने कहा जी एचआर होगा जी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा। अब इसके ऊपर हम ये नहीं देख सकते ना कि वजह क्या है कि क्यों नहीं लॉगिन हो रहा, ठीक है। तो आईटी सॉक से कहेगी कि ये जो यूजर है ना ये इसका फेल लॉगिन हो रहा है, तो आप जरा चेक करके बताएं कि वजह क्या है। तो फिर आप जाके उसका यूजर नेम लेंगे, उसका फेलियर आईडी निकालेंगे, ठीक है 4625, और फिर उसके अंदर आप कोड देखेंगे, सब कोड जो है वो कह रहा होगा 72। तो 72 से आपको ये पता चल जाएगा कि उसका जो अकाउंट है वो डिसेबल्ड है। तो आप आईटी को रिप्लाई बैक करेंगे कि यूजर का अकाउंट डिसेबल है, उसको इनेबल करें तो वो लॉगिन कर लेगा। अच्छा, इनेबल करने का हो सकता है उसका पासवर्ड भी एक्सपायर हो गया हो, ठीक है, ठीक है। तो उसका आएगा 0071, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स आएंगे लॉग्स के अंदर या कोड्स आएंगे जो आपको बता रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये बात क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारा जो है ना वो सेशन जो है वो कंक्लूड हो गया आज का, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ विंडोज के इवेंट्स जो है ना वो आज बताए, ठीक है।
तो मैं इंशाल्लाह जो अब आपको गूगल का फॉर्म बनाऊंगा ना, उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस का पर्पस ये नहीं है कि आपको उसमें से नंबर देने के लिए आपने 10 में से 10 लिए हैं, 10 में से 8 लिए हैं। उन क्वेश्चंस का सिर्फ पर्पस ये होगा कि आज जो हमने सेशन किया है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे और आप उसके जो है आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके साथ अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, कोई चीज़ ज़हन में डाउट होगा, तो एक तो आप वो भी जो है सब मतलब फिर सवाल कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ा सा नेट पे जाएंगे, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो लॉग को एनालाइज करने की स्किल है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो इंशाल्लाह अगले सेशन का मैं अनाउंस कर दूंगा 1-2 दिन में। मुझे असल में थोड़ा सा ना वो अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मेरे साथ चैलेंजिंग है, ठीक है। लेकिन मैं 1-2 दिन में ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा कि नेक्स्ट सेशन हम कब करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है थोड़ी सी और जो लॉग टाइप्स हैं, जैसे आपकी फायरवॉल्स हैं, आपके आईडीएस आईपीएस हैं, उनकी लॉग्स को भी थोड़ा सा हम देखेंगे, और फिर उसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा क्यूरेडार का भी ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। और फिर उससे अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि एक लैब प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर आप सब एज अ सॉक एनालिस्ट जो है ना कुछ इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस मिले। श्योर सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो यू आर फ्री टू आस्क। ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो मैं अभी 5 मिनट यहाँ पर हूँ, आपका कोई भी सवाल है तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू दैट। सर ये इस सेशन की रिकॉर्डिंग हुई है? जी, ये रिकॉर्डिंग सेशन की हुई है, तो इंशाल्लाह पोस्ट सेशन में इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। आपने 1102 को उसका बताया था, जिसमें एक जो होता है जो सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करता है, उसमें जो लॉग्स हैं वो क्लियर कर देता है। जब आप उस 1102 को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस फलां बंदे ने इस लॉग को क्लियर कर दिया। तो क्या ये सॉक टीम उसको दोबारा से लॉग रिकवर कर सकती है, या बस हाँ आइडिया देखिए, होता है सिर्फ कि हाँ बेसिकली उसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि सिस्टम के अंदर से जो फाइल्स डिलीट भी होती है ना, वो डिलीट होके सिस्टम के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। वहां पे होगा क्या, बेसिकली जब मैं कोई ऐसा इवेंट देखूंगा कि 1102 है, तो मैं ये चेक करूंगा कि ये लॉग्स डिलीट किसने की हैं, ठीक है। वो रियल टाइम मेरे पास इवेंट आ जाएगा कि फलाने यूजर ने जो है ना इस लॉग को डिलीट की है। अगर तो वो इंटरनल एम्प्लॉय है, तो फिर मैं इंटरनल एम्प्लॉय का जो रिपोर्ट करूंगा कि जिसने लॉग्स डिलीट की हैं। मशीन को हम आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेट करके फिर हम जो फोरेंसिक टूल्स है ना, उसकी मदद से हम हार्ड डिस्क से वो लॉग्स जो है वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इमिडिएटली मशीन को आइसोलेट किया जाए, और जिस कंडीशन में रनिंग में है उसको वैसे ही रखा जाए, ताकि जो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने हैं ना वो करप्ट ना हो गया। क्यों? और कोई सवाल? सर एक छोटा सा सवाल है, वैसे ही जस्ट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है कि अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी के इक्विपमेंट वगैरह लगाया होता है, जैसे फायरवॉल्स हैं या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वगैरह है, ठीक है। उसमें थ्रेट इंटेलिजेंस भी आजकल आ रही होती है, लॉग्स भी होते हैं, सारी चीज़ें। तो यूजुअली वो जो मैनेज कर रहा होता है वो नेटवर्क की टीम का कोई बंदा होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम का कोई बंदा होता है। अब उसके पास भी वही चीज़ें, वही लॉग्स अवेलेबल हैं जो कि सॉक की टीम के पास हैं। तो यहाँ पे मतलब लाइक जो, अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी के अंदर ही अपनी जो है ना वो सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेटर अप्रोच क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है, कैसे होना चाहिए? हाँ देखिए, असल में इसमें होता क्या है, जो आईटी सिक्योरिटी होती है ना, वो बेसिकली आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी है या आईटी सिक्योरिटी, ठीक है, उनका काम होता है सिक्योरिटी डिवाइसेस के ऊपर काम करना। जो सिस्टम एडमिन होते हैं वो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्वर्स को, विंडोज़ को, लिनक्स को। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विंडोज़ का सिस्टम एडमिन डिफरेंट होगा, लिनक्स का डिफरेंट होगा। अगर स्टोरेज है तो स्टोरेज का एडमिनिस्ट्रेटर भी डिफरेंट होगा। इसी तरह आईटी सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसकी भी टीम होगी, वो सारे आईटी के अंदर ही होंगे। आईटी सिक्योरिटी जो है वो आपके एंटीवायरसेस को या ईडीआर को या इस तरह की चीज़ों को देख लेगी।
और नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो देख लेगी नेटवर्क से रिलेटेड। बट स्टिल उनके पास जो लॉग्स है ना फायरवॉल के अंदर, उनके पास वो जो चीजें हैं वो एग्रीगेट नहीं हुई हुई, वो को रिलेट नहीं हुई हुई, ठीक है। तो उनके पास तो वो सिंपल लॉग्स ही हैं। इवन आप अपने विंडोज की मशीन में जाएं ना, ठीक है, इवेंट व्यूअर लिखें, ठीक है, मैं आपको उसकी कमांड यहाँ पे ठहर दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। ये देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इवेंट व्यूअर की कमांड लिखी, ठीक है, ये मेरी मशीन के ऊपर अब मेरे पास लॉग्स आ गई हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटी के इवेंट्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ बता रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो यूजर है मेरा यूजर है और मैंने लॉगिन किया हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे लिए ये है यहाँ पर कि मेरे पास तो ये सारी जो है ना लॉग्स एज अ लॉग एंट्री नजर आ रही। अगर मैं इनको एनालाइज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह से इनको एनालाइज नहीं कर सकता, ठीक है। यही सबब है कि हम ये सारी लॉग्स भेज रहे हैं सॉक के पास। सॉक के पास जब डेटा जाता है ना, तो वो डेटा क्या होता है, इंजेस्ट होता है। इंजेस्ट होने के बाद वो नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जगह से लॉग्स आ रही थी, तो वो उनको एक खास पैटर्न के अंदर डेटाबेस के अंदर उनको ऐड करता है, ठीक है। फिर उनको करता है कोरिलेट। कोरिलेशन में क्या होता है कि जो एक तरह के इवेंट्स हैं, जो एक तरह की एक्टिविटीज हैं, उनके साथ एक उनकी रिलेशन बनाता है, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर जो है वो सिम सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, एआई, ठीक है। वो बिहेवियर को एनालाइज कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है। उसकी बेस के ऊपर वो फिर अलर्ट्स या जो है ना जिसको हम कहते हैं यूज केसेस ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। यूज केसेस क्या होते हैं, सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जैसे भी मैंने आपको ये बताया था कि जी अगर अकाउंट लॉकआउट हो जाए तो मेरे पास अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। अब एज अ सिस्टम एडमिन या एडी एडमिन जो है ना, मैं सारा दिन बैठ के लॉग्स को नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम है। तो लॉग्स को देख कौन रहा है, सॉक। सॉक के पास जब आएगा कि ये एक यूजर का अकाउंट लॉकआउट हो गया और बार बार फेल्ड ऑथेंटिकेशन हो रही है, तो सॉक एडी एडमिन से फिर कहेगा कि भाई ये इवेंट हो रहा है, आप इसको देखो। तो फिर एडी एडमिन उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन मॉनिटरिंग एडी एडमिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दूसरे जो एक्शन है, एक्टिविटीज है, वो है। इसी तरह से जो आपके सिक्योरिटी डिवाइसेज हैं, उनके अंदर भी जो सारा दिन अटैक्स आ रहे हैं, तो उसकी जो लॉग्स बन रही है, वो सिक्योरिटी एडमिन जो है ना, वो बैठ के उनको सारा दिन मॉनिटर तो नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी एडमिन ने जो है ना वो फायरवॉल के रूल्स भी बनाने हैं। सिक्योरिटी एडमिन ने जो है ना कुछ और उसके अंदर रिसोर्सेज को भी एलोकेट करना है। सिक्योरिटी एडमिन ने किसी सर्टन इवेंट के ऊपर कुछ एक्शन भी लेना है। तो उन लॉग्स को मॉनिटर सॉक करेगी, लेकिन जब सॉक कोई भी उसमें चीज मलिशियस देखेगी, सस्पिशियस देखेगी, तो दे विल रिस्पॉन्ड बैक टू द आईटी सिक्योरिटी या आईटी टीम कि भाई ये एक एक्शन हमने मॉनिटर किया है, हमारे पास ट्रिगर हुआ है, आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, आप इसके ऊपर एक्शन लें। बाहर से एक आईपी से कोई एनमैप स्कैन कर रहा है, आपके पूरे नेटवर्क को स्कैन कर रहा है ओपन पोर्ट्स के लिए, आप नहीं चाहते कि कोई आपको स्कैन करे, तो सॉक उनको बताएगा कि देखें ये सर्टन आईपी है जिससे आपके नेटवर्क के ऊपर स्कैन हो रहा है, ठीक है। तो फिर जो नेटवर्क सिक्योरिटी का बंदा है या आईटी सिक्योरिटी का बंदा है, वो फायरवॉल में जाकर उस आईपी को ब्लॉक कर देगा। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी। तो जिस तरह से ये भी मैंने आपके सामने जो इसका इवेंट व्यूअर को ओपन किया है ना, आप लोग अपनी मशीन्स के ऊपर भी इसी तरह इसको ओपन कर सकते हैं। और आप लोग एक टास्क मैं आपको देता हूँ, फिर आप ग्रुप में उसका रिप्लाई कीजिएगा। आपने क्या करना है, अपनी मशीन के अंदर जाके ना एक कोई भी यूजर अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। और फिर उसकी लॉग जो है ना वो देखें कि उसकी लॉग किस इवेंट आईडी से बनी है और उसके अंदर लॉग के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये कर लेंगे आप लोग? जी सर, कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोला था, सी लॉग इवेंट आईडी आपने सर रिपीट कर दें काइंडली। हाँ, आपने एक यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। यूजर क्रिएट करने के बाद आपने विंडोज इवेंट व्यूअर में जाना है और आपने वो जो यूजर क्रिएट हुआ ना उसका इवेंट आईडी ढूंढना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके मतलब भेजना है कि देखें जी ये यूजर क्रिएट हुआ है। ठीक है सर, इंशाल्लाह सेकंड की एक्टिविटी अब यही पूरी एक एक्टिविटी है ना कि यूजर क्रिएट करें और फिर उसको इवेंट व्यूअर में से जाके देखें कि वो यूजर क्रिएट हुआ है नहीं हुआ हुआ, उसका इवेंट आईडी क्या है, किसने क्रिएट किया है, सारी इंफॉर्मेशन। जैद आप जी जी कोई सवाल है? सर इससे पहले भी सेशन हुआ है सॉफ्ट
लास्ट वीक हमने किया था, उसके अंदर हमने इनिशियल कुछ चीजें डिस्कस की थी, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल पे ना। आज मैंने थोड़ा सा उसको ज्यादा डिटेल में बताया चीजों को। सर ये अगर आप उसका भी लिंक शेयर कर दें। लास्ट वाला सेशन तो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, लेकिन YouTube के ऊपर कुछ और मेरे लेक्चर्स पड़े हैं जो कि ओवरऑल 100 के relevant हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। ज़ैद आपने कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, बस हो गया। ठीक है, चलें फिर हम सेशन अपना एंड कर लेते हैं। ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है सर। और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगा शिहाब का और हमारे टीचर हैं डॉक्टर यूसुफ, जिन्होंने हमें ये प्रोविज़न दी है कि हम इसको जो है ना वो थ्रू टीम्स जो है सेशन को मैनेज कर सकें। तो उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, और इंशाल्लाह होपफुली जो है आगे भी हम उनकी हेल्प से जो है ना सेशंस करते रहेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू सलमान, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये जो वो इवेंट किया है और वेरी इंफॉर्मेटिव, तो थैंक यू टू यू आल्सो। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सर। आपसे बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, तो उसी को बस वापस रीशेयर कर देते हैं कम्युनिटी में। नहीं माशाल्लाह जो बहुत अच्छा इवेंट किया। इंशाल्लाह जो ना हम इस पे कुछ और भी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स करेंगे, तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। मैंने शेयर कर दिया सर का यूट्यूब का लिंक है, प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें और इसमें काफी वीडियो जो सो क्लियरेट इसको वॉच करें। थैंक यू गाइस। एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी इसकी? वो मैं अनाउंस कर दूंगा, शिहाब भी इन्फॉर्म कर देंगे, मैं भी अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। मुझे थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो वो एक है, लेकिन 1-2 दिन में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।